हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कितनी तरह के बिजनेसेस स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं और कौन सी एंटरप्राइजेस को स्मॉल एंटरप्राइजेस माना जाता है। सबसे पहले आप टॉपिक्स नोट कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें इस चैप्टर में क्या-क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं। उसके बाद एक-एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड बाय एमएसएमईडी एक्ट 2006। इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन सी एंटरप्राइजेज जो हैं वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में आती हैं। एमएसएमईडी एक्ट का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है कि कौन सी एंटरप्राइजेज माइक्रो एंटरप्राइजेज मानी जाती हैं, कौन सी स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं और कौन सी मीडियम एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें यही समझना होगा that what is the meaning of micro, small and medium enterprises. So the first topic we are going to cover up is understand the meaning of small business. उसके बाद हम करेंगे नंबर 2 पे the role of small business in India with special reference to the rural areas. इसका मतलब कि small business क्या रोल प्ले करते हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल बिजनेस की, वो पूरा का पूरा रोल दैट द स्मॉल बिजनेस प्ले इन द रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम कवर अप करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं और कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में हेल्पफुल हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक्स तो हम कवर अप करेंगे अंडर द टॉपिक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ टॉपिक में हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको हम मान लेते हैं टॉपिक नंबर 4, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नीड। Then we will understand the whole process of the entrepreneurship development, that is topic number 5. उसके बाद थर्ड कैटेगरी में हम टॉपिक कवर अप करेंगे स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, स्टार्टअप के लिए वेरियस फंडिंग ऑप्शंस क्या हैं और जो कंपनी स्टार्टअप होती हैं उनको किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर करने पड़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे अंडर द कैटेगरी स्टार्टअप एंड इट्स सब टॉपिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के बारे में। उसके हम ये 3 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कैसे डिफाइन की जाती हैं, उनका क्या रोल होता है और कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज हैं जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। सेकंड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और थर्ड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे स्टार्टअप के बारे में। तो ये जो पूरा सिलेबस है चैप्टर 8 का स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का, उसके सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद एक-एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि स्मॉल बिजनेस कहते किसे हैं या व्हाट आर द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम हमेशा ऐसे लिखेंगे SSEs, दैट इज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेसेस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि साइज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बिजनेस स्मॉल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है। The size of an enterprise depends upon the number of parameters: the number of persons employed in the business, the capital invested in the business, the volume of output, the power consumed and so on. तो जितने बिजनेस में लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, जितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, कितना आउटपुट या टर्नओवर है बिजनेस का, कितनी पावर वो बिजनेस कंज्यूम कर रहा है, इन सारे पैरामीटर्स से पता लगता है द साइज ऑफ द बिजनेस। एमएसएमईडी एक्ट 2006, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, इसके हिसाब से हम समझेंगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस।
ये एक्ट 2006 में बना था, केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2006 और लास्ट ये अमेंड हुआ था 2020 में। तो ये एक्ट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन करता है, वो एक टेबुलर चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं। एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से दिस इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कि कौन सी एंटरप्राइजेस को माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाएगा, किसको स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा और कौन सी एंटरप्राइजेस मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और इसको भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से और टर्नओवर के हिसाब से, यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स ले रखे हैं। इन पैरामीटर्स के हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि व्हाट आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, व्हाट आर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड व्हाट आर मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले देखिए कि माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या है, कि जिस एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम होगी, नॉट मोर देन 1 करोड़, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा, उस तरह की एंटरप्राइज को कहा जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। देन स्मॉल एंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन किया गया है, कि जिन एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में और उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, मतलब 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक उसका अगर टर्नओवर है, तो वो एंटरप्राइज स्मॉल स्केल एंटरप्राइज मानी जाएगी। लास्ट कैटेगरी है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ रुपए तक होगी, इसका मतलब 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, मतलब 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, तो वो कहलाएगी मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको ये अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स याद रखनी है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की और टर्नओवर के हिसाब से, कौन सी एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज है, कौन सी स्मॉल एंटरप्राइज है और कौन सी मीडियम एंटरप्राइज है। तो जिस एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज है। जिस एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक है, वो कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। और जिस एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से ऊपर है लेकिन 50 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम है, तो वो कहलाएगी मीडियम एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेस क्या रोल प्ले करती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली विद रेफरेंस टू द रूरल एंड द बैकवर्ड एरियाज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल या बेसिक रोल that is played by the small scale enterprises is provision of employment opportunities for the large number of people. ये जितनी भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, ये लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस होती हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है लेकिन लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए दे हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। These enterprises provide employment to the agriculturists who remain idle during the part of the year. तो जिस टाइम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, तो इस तरह की स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में सारे लेबरर्स काम करते हैं और इस तरह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द ईयर मिलती हैं। Another role is that these SSEs, small scale enterprises, they supply the abundance of the products. यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी मेंशन कर रखी है कि जितने भी मास कंजम्पशन के गुड्स होते हैं, जितने भी सोफिस्टिकेटेड गुड्स होते हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, ये सारी इन्हीं एंटरप्राइजेस से सप्लाई की जाती हैं। कंजम्पशन गुड्स हो गए जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, हॉइजरी गुड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, स्टेशनरी आइटम्स, ये सारे मास कंजम्पशन के गुड्स हैं और ये सारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की ही प्रोडक्शन होते हैं। उसके अलावा सोफिस्टिकेटेड गुड्स जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्टर्स, they are also supplied by the small scale enterprises. Most of the ayurvedic medicines and the bioproducts of the allopathic medicines,
दे आर अवेलेबल इन दीज एरियाज मतलब हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ही इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके सप्लाई करती हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के अलावा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं वो कई तरह के प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री सप्लाई करती हैं और मेजॉरिटी जो मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं उनके सप्लाई में ये मेजर रोल प्ले करती हैं। Then let's discuss the role of small scale enterprises in the GDP. Most of the industrial units in India are in the form of small industries and they contribute a huge share towards the GDP. Statistical data के हिसाब से कंट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें 10 से लेके 40% तक का शेयर जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का होता है। सो इट्स अ मेजर परसेंटेज के मतलब 50% के आसपास जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की ही प्रोडक्शन होती है। अनदर रोल इज द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना वो ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं जहां से उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, जहां पे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। लेकिन जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं दे कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टुवर्ड्स द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हाउ? these enterprises produce simple products, they use the simple technology, and they depend on the locally available resources, both men and material. तो जितने भी physical and human resources local areas में available होते हैं उनका इस्तेमाल करके सिंपल प्रोडक्ट सिंपल टेक्नोलॉजी से ये एंटरप्राइजेस बनाती हैं। तो इसी वजह से स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस से उन रीजन्स का भी डेवलपमेंट होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की जाती, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज ही बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। वहाँ के लोगों को और वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके वो उन एरियाज और लोकेलिटीज का भी डेवलपमेंट करती हैं। Another important role is adaptability and quick decision making. Small business organizations they have a limited number of customers and employees. The government does not have any interference in their functioning. तो सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जो लोग इन एंटरप्राइजेस को रन करते हैं वो अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज के हिसाब से ही डिसीजंस लेते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिसीजन मेकिंग क्विक भी होती है और डिसीजन मेकिंग कस्टमाइज्ड भी होती है। वो अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के हिसाब से हर तरह के डिसीजंस लेते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो दे आर फ्री टू टेक द डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ their customers and the employees. Another very important and the unique role that is played by the small scale enterprises is the entrepreneurship opportunities. Small scale industries provide ample opportunity for the entrepreneurship. The latent skills and the talents of the people can be channelized into the business ideas, which can be converted into reality with a small or the little capital investment and almost nil formalities to start the business. मतलब जो लोकल एरियाज के लोगों के टैलेंट्स होते हैं और जो उनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल होता है जिसको वो इन्वेस्ट करके बिजनेस आइडियाज को प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि these enterprises are playing a major role in providing the entrepreneurship opportunities to the people who have a little capital investment, who have the limited resources, क्योंकि इनका जो स्टार्टअप होता है, जो इनका सेटअप होता है, उसमें बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। सिर्फ लोकल रिसोर्सेज और टैलेंट से ही ये एंटरप्राइजेस फॉर्म हो जाती हैं। So these enterprises are providing the opportunities to start the own business by the local people. Last but not the least is low cost of production. Small scale industries enjoy the advantage of low cost of production. Locally available resources are less expensive. Establishment and the running cost of the small enterprises are also low because of the low overhead expenses.
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एंटरप्राइजेस में कम क्यों होता है? एक तो जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कम पैसे के होते हैं। दूसरा उनका एस्टेब्लिशमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो है वो भी कम होता है, क्योंकि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनके कम होते हैं। तो सब तरह के कॉस्ट लो होने की वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इनके यूनिट्स का आता है वो काफी कम होता है। इसीलिए मार्केट में जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, वो लो प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं बिकॉज़ ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, वो क्या-क्या रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई करती हैं। कंट्री के जीडीपी में उनका बहुत मेजर रोल है। यहाँ पर आसानी से और जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होती है। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज ये एंटरप्राइजेस प्रोवाइड करती हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है इनके प्रोडक्ट्स का वो लो होता है। इसी वजह से इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रीजनेबल प्राइसेस पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर द वेरियस मेजर रोल्स दैट दीज एंटरप्राइजेस आर प्लेइंग। अब डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और एजेंसीज के बारे में जो कि इन एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। The governments, both the central and the state levels, have been actively participating in promoting self employment opportunities and small scale and cottage industries in India, especially in the rural areas. जो कि सारे रोल अभी हमने डिस्कस करे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, utilization of all kinds of resources and promotion of the export. The government of India has formed various policies and offered various incentives and benefits for the growth and promotion of small scale business at the central as well as the state level. तो क्योंकि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसी वजह से उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो उन स्कीम्स और एजेंसीज को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। The incentives and the schemes that are offered by the government to the small scale enterprises established in the hilly and the backward and the rural areas are as follows. सबसे पहले जो इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड करती है वो होता है रिलेटेड टू लैंड। Every state offers developed plots for setting up the industries. सारे states इस तरह की industries सेटअप करने के लिए plots provide करते हैं। Some states do not charge the rent in the initial years, while some allow the payment in installments. कुछ states क्या करते हैं कि जो वो प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं वो उसकी रेंट चार्ज नहीं करते शुरुआत के सालों में, बाद में चार्ज करना शुरू कर लेते हैं। और कुछ स्टेट्स क्या करते हैं कि जो रेंट होती है या जो प्लॉट्स के पैसे होते हैं उनको इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं ताकि पेमेंट करने में आसानी हो फॉर सेटिंग अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो ये बेनिफिट है लैंड से रिलेटेड। उसी तरह का बेनिफिट होता है पावर से रिलेटेड। द पावर ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड फॉर मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन मेनी रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स में लोगों को पावर ड्यूटी या पावर चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। In many states, the power is supplied at the high concessional rates to these enterprises. बहुत सारे states ऐसे हैं जहां पर जब small scale industries या enterprises सेटअप की जाती हैं और उनको जो पावर सप्लाई चाहिए होता है वो सरकार बहुत ही कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करती है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। उसके अलावा जीएसटी एग्जेम्पशन भी होता है। GST exemption is granted in many cases to the business enterprises in the hilly areas or in the northeastern states. खास तौर से हिली एरियाज में जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो भी पे करना नहीं पड़ता है इन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को। वाटर से रिलेटेड क्या फैसिलिटी है? वाटर इज सप्लाइड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस विथ 50% कंसेशन और एग्जेम्पशन फ्रॉम द वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। या तो उनको पूरे 5 साल तक वाटर चार्जेस उनको नहीं लिए जाते, एग्जेम्प्ट कर लिया जाता है, या फिर 50% कंसेशन के साथ उनको वाटर सप्लाई दिया जाता है। तो वाटर सप्लाई जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे किया जाता है टू द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस।
Another incentive is with regard to finance. Subsidy of 10 to 15% for building the capital assets and the loan is offered at the concessional rates. मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो लोन चाहिए होता है वो लोन उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है और जो कैपिटल असेट्स उन्हें बनाने होते हैं उन कैपिटल असेट्स को भी लेसर देन द मार्केट प्राइस वो असेट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. Then, what are the facilities these enterprises are getting regarding the raw material? The units located in the backward areas get preferential treatment in the matter of allotment of the scarce raw materials like cement, iron, steel, etc. जो raw material आसानी से available नहीं होते हैं, उनकी scarcity होती है, उन raw materials को preferential basis पे small scale industries को supply करवाती है government. Another incentive is industrial estates. Some states have been promoting industrial estates in the backward and the remote areas to promote the small scale industries. तो कुछ states ऐसे हैं जो industrial estates establish करते हैं backward areas में, remote areas में और जो industrial estates हैं वो क्या काम करते हैं? They provide various facilities at the centers टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज. मतलब कुछ इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत सारे स्टेट्स में क्रिएट की जाती हैं जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Last but not the least is the tax holiday. Exemption from paying the taxes for 5 to 10 years is given to the industries established in the backward hilly or the tribal areas. मतलब जो backward areas में या hilly areas में या जो tribal areas में industries setup की जाती हैं तो शुरू के कुछ सालों में यहाँ तक कि 5 से 10 साल तक शुरू के उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है कि जो उनके रेवेन्यूज हैं उस पे उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता है. तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इस तरह की टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं. तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लैंड से रिलेटेड, पावर सप्लाई से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को कंसेशनल रेट्स पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो दीज आर द वेरियस स्कीम्स, these are the various incentives that are provided by the central government and the state government to the small scale industries so that these industries can be set up easily and they can run easily for the growth of the country. Last but not the least, discuss कर लेते हैं what are the specific agencies that are working for the development of small scale industries. तो आप इन दो एजेंसीज के नाम याद कर लीजिए. One is NSIC, that is National Small Industries Corporation, and another is District Industries Center, that is DIC. NSIC was set up in 1955 with the view to promoting, aiding and fostering the growth of the small business units in the country. तो ये आप डेट याद कर लेंगे. जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है वो कब सेटअप हुई? 1955 में वो सेटअप हुई और उसका पर्पस क्या था कि जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं कंट्री में उनको प्रमोट करना, उनको एड प्रोवाइड करना और उनकी ग्रोथ को फॉस्टर करना. तो एनएसआईसी की फुल फॉर्म, उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या था ये आप याद कर लेंगे. उसके अलावा एनएसआईसी क्या रोल प्ले करती है in modernization, upgradation of the technology, quality consciousness, strengthening the linkage with the large and the medium enterprises, and enhancing the export projects and the products from the small enterprises. तो ये सारे specific roles आप याद कर लेंगे NSIC के. देन कम टू द डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जिनको डीआईसीज कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाने का आइडिया कब कंसीव हुआ था? 1978 में कंसीव हुआ था और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर प्रोग्राम था वो 1 मई 1978 में लॉन्च किया गया था to provide services and the support facilities to the entrepreneurs for setting up the small and the village industries.
ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं ये अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस कहलाई जाती हैं और ये करती क्या हैं, दे प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ अप्रूवल्स, ऑल राउंड असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द स्मॉल स्केल यूनिट्स एट वन प्लेस। जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं उनको हर तरह की सपोर्ट इस तरह के डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स से मिलती है। तो जो नेशनल एजेंसी पहली बार सेटअप हुई वो 1955 में सेटअप हुई और जो डिस्ट्रिक्ट एजेंसी पहली बार सेटअप हुई वो 1978 में सेटअप हुई। और इन दोनों एजेंसीज का मेन रोल क्या है, टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड फैसिलिटीज फॉर सेटिंग अप एंड फॉर रनिंग द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों आज हमने क्या-क्या टॉपिक्स कवर अप करे। सबसे पहले एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? इन एंटरप्राइजेस का मेजर रोल क्या है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? और इन एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए कौन-कौन सी स्पेशल एजेंसीज और कौन-कौन सी स्पेशल स्कीम्स और इंसेंटिव्स है जो सरकार प्रोवाइड करती है, ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया। अनदर टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड टॉपिक स्टार्टअप, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। So see you next time with the discussion of entrepreneurship and the subtopics related to entrepreneurship. Till then, goodbye, stay healthy and connected.